नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग जॉन मिल्टन से एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखो, जॉन मिल्टन अभी रिसेंटली 2016 के एग्जाम में 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जॉन मिल्टन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। जॉन मिल्टन से देखो बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन मिल्टन ने जो है एज ए स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने 3 पोएम्स लिखा है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जॉन मिल्टन के 5 हार्टेड पोएम्स हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने बहुत सारे प्रोज वर्ड, ट्रैक्ट्स, प्रोलेमिक्स लिखे हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जॉन मिल्टन के लास्ट फेज में 3 पोएम्स लिखे जाते हैं, वहां से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जॉन मिल्टन की कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, उस इंपॉर्टेंट पोएम्स के पब्लिकेशन डेट और उस इंपॉर्टेंट पोएम के इंपॉर्टेंट लाइंस भी आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन के लिए कौन से राइटर ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स अच्छे से याद करा दूं। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है जॉन मिल्टन से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। एज ऑफ मिल्टन से प्रश्न पूछा गया है। एज ऑफ मिल्टन जो है इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1625 से 1660। ठीक है, 1625 में आपको दो इवेंट्स को कोरिलेट करना है। देखो 1625 में कैरोलिन एज की स्टार्ट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1625 में जॉन मिल्टन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला भी करवाया जाता है, ये भी पॉइंट्स आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो 1625 में कैरोलिन एज की बिगनिंग होती है, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट किंग बनते हैं और कब तक रहते हैं, 1649 तक रहते हैं। और 1660 में भी आपको दो इवेंट्स याद रखना है। इसमें जो है कॉमनवेल्थ का एंड होता है और रेस्टोरेशन एज की बिगिनिंग होती है। तो ध्यान रखना, एज ऑफ मिल्टन जो है 1625 से 1660 है, ये आपको याद कर लेना है। यहां से 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जॉन मिल्टन का जन्म कब होता है? 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन इंग्लैंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1608, पूरा का पूरा आपको याद रखना है। 9 डेट भी याद करना है, मंथ भी याद करना है और 1608 भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में हुआ था। अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसमें ऑप्शन लंदन करेक्ट था। तो आपको ब्रेड स्ट्रीट भी याद रखना है। ठीक है, तो इनका जन्म ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में होता है। अब याद कैसे करेंगे? देखो, जॉन मिल्टन को 2 बार ब्रेड की कमी होती है। एक तो इनको 1642 में कमी होती है, जब इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली जाती है, मैरी पावेल। और दूसरी बार इनको ब्रेड की कमी होती है तब जब इनको जो है 1660 में रेस्टोरेशन होता है, तो कुछ महीनों के लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो उस समय भी इनको ब्रेड की कमी हुई थी। अब ब्रेड स्ट्रीट जब भी आएगा, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे ब्रेड स्ट्रीट का कनेक्शन किससे है? जॉन मिल्टन का। और इनका जन्म कब होता है? 9 दिसंबर 1608, ये आपको याद कर लेना है। देखो, इनकी डेथ कब होती है वो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो आपको आसानी से याद होगा। 9 दिसंबर में आपको करना क्या है, जो ये डेट है 9 से आपको एक कम करके 8 करना है। और जो दिसंबर है उसमें जो है 1 मंथ कम करके नवंबर करना है। 8 नवंबर 1674। 1674 तो आप कभी नहीं भूलेंगे। पैराडाइज लास्ट की सेकंड पब्लिकेशन कब होती है? 1674 में होती है। और सेम ईयर जो है जॉन मिल्टन की डेथ भी होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो 9 से आपको एक कम करना है 8, और दिसंबर से 1 मंथ कम करना है तो नवंबर। तो 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको बरीड कहाँ किया जाता है? सेंट गाइल्स चर्च इन क्रिपल गेट, बनहिल में। ठीक है, तो पूरी पॉइंट्स आपको तैयार रखना है। देखो, बनहिल किससे संबंधित है? जॉन मिल्टन से। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ की टीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो, आपको ये भी याद रखना है कि जो है इनको कहाँ बरीड किया गया था? सेंट गाइल्स चर्च में। तो बहुत आसानी से आपको याद होने वाला है। देखो, इनकी मृत्यु जो है गाउट की वजह से होती है। गाउट को आपको गाइल से एसोसिएट करना है। तो इनकी मृत्यु जो होती है गाउट की वजह से होती है। और इनको दफनाया कहाँ जाता है? सेंट गाइस चर्च में, और वो भी कहाँ? बनहिल में। तो बनहिल को आपको ऐसे याद करना है कि ये बिल्कुल बनावटी पोएट नहीं थे, ये रियल पोएट थे, जेन्युइन पोएट थे, प्रैक्टिकल पोएट थे। समझ में आ गया? तो बनहिल किससे संबंधित है? जॉन मिल्टन से। देखो, पेरेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन ही था और इनके मदर का नाम था सारा जेफरी। इनके फादर जो है स्क्रिवेनर थे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्क्रिवेनर एक क्लरिकल पोस्ट होती है। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो डॉक्यूमेंट्स को लिखने का एक पोस्ट होता था, वो होता था स्क्रिवेनर। तो इनके फादर क्या थे? स्क्रिवेनर। देखो, जॉन मिल्टन का जो है एलिमेंट्री एजुकेशन सेंट पॉल्स स्कूल से होता है। फिर उसके बाद जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जॉन मिल्टन ने पढ़ाई किया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ का भी जो है, उन्होंने हायर एजुकेशन कहाँ से लिया था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए
कि जो है जॉन गॉल्सवर्दी ने अपना हायर एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किया था, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। इसके अलावा आपको ये 3 डेट्स तैयार होनी चाहिए, 1625, 1629 और 1632। देखो 1625 में इनको जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया जाता है और 1625 में आपको याद आ रहा है एज ऑफ मिल्टन भी स्टार्ट होता है। 1629 में जो है इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, इन्होंने बीए की डिग्री कंप्लीट किया था और 1629 में ही जो है जॉन मिल्टन की पहली पोएम आती है। वो कौन सी होती है? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 1632 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, यानी इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त किया था। इसके अलावा जो है 1632 में इनकी ट्विंस पोएम आती है एल एलेग्रो और एल पेंसेरासो। देखो जॉन मिल्टन का एडमिशन 1625 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होता है और 1626 में जो है इनका आर्ग्यूमेंट इनके ही ट्यूटर विलियम चैपल के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कुछ समय के लिए इनको जो है कॉलेज से सस्पेंड भी किया जाता है। आगे जो है कॉलेज में इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी पुकारा जाता था। जो इनके क्लासमेट होते थे इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है इनकी जो कद काठी थी, स्टैचर जो थी वो मिडिल थी, ना बहुत लंबे थे ना बहुत छोटे थे। और इनका जो हेयर था वो ऑबर्न हेयर था। ऑबर्न का मतलब होता है रेडिश ब्राउन हेयर था और इनका अंडाकार चेहरा था, ग्रे आइज थी, गोरा रंग था, जिसकी वजह से इनकी क्लासमेट इनको क्या बोलते थे? लेडी ऑफ क्राइस्ट। जॉन मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो जॉन मिल्टन के जो अर्ली पोएम्स होते हैं, खास करके जो है एज ए स्टूडेंट लाइफ में जो उन्होंने 3 पोएम्स लिखा था, इसके अलावा जो इनके हॉटन पोएम्स होते हैं, इन सारी पोएम्स में आपको एलिजाबेथन आइडियल्स मिलेगा। और एलिजाबेथन आइडियल्स होता क्या है? लव, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, लव ऑफ नेचर, ये सारे के सारे जो है एलिजाबेथन आइडियल्स हैं और ये सारे के सारे आइडियल्स जो हैं आपको जॉन मिल्टन के अर्ली पोएम्स में मिलेगा। इसीलिए इनको जो है बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। ये पम्फलेटियर है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पम्फलेट लिखा है, हिस्टोरियन है क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा है और इनको जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग्स बनाया जाता है कॉमनवेल्थ पीरियड में। कब से कब तक? 1649 से 1659। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एक्सक्यूट किया जाता है और 1649 में ही जॉन मिल्टन की एक प्रॉब्लमिक्स आती है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, और इसी के बाद जो है ओलिवर क्रॉमवेल इनको जो है सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग्स बनाता है। तो वेरी वेरी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको तैयार रख लेना है। देखो जॉन मिल्टन के समय में 3 तरह के पोएट्स थे। एक तो प्यूरिटन राइटर्स थे, मेटाफिजिकल थे और कैवेलियर्स थे। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। तो देखो प्यूरिटन राइटर्स कौन कौन होते हैं, एक बार आपको नाम सुन लेना है। इसमें होते हैं जॉन मिल्टन होते हैं, एन ब्रैड स्ट्रीट होते हैं, कॉटन माथर होते हैं और विलियम ब्रेडफोर्ड होते हैं। ये सारे के सारे प्यूरिटन राइटर्स होते हैं। उसके बाद जो है मेटाफिजिकल पोएट्स में कौन-कौन होते हैं? देखो मेटाफिजिकल पोएट्स में होते हैं जॉन डन, ये मेटाफिजिकल पोएट्स के रिप्रेजेंटेटिव पोएट होते हैं, ये आपको पता ही होगा। एंड्रयू मार्वेल, फ्रांसवा वॉगन और हर्बर्ट, ये जो है मेटाफिजिकल पोएट्स। मुख्यतः 4 जो है कैवेलियर्स पोएट होते हैं, सकलिन, लवलेस, थॉमस कैर्यू और रॉबर्ट हैरी। तो ये जो है कैवेलियर्स पोएट होते हैं। एज ऑफ मिल्टन के समय में कितने तरह के राइटर्स थे? 3 तरह के थे, ये आपको पता होना चाहिए। प्यूरिटन राइटर्स थे, मेटाफिजिकल थे और कैवेलियर्स पोएट्स थे। हॉटन पीरियड में इन्होंने क्लासिकल राइटर्स को बहुत ही डीपली पढ़ा था और रिजल्ट ये था कि उन सारे राइटर्स का इनके राइटिंग पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो मिल्टन वॉज डीप इन क्लासिक्स। इसके अलावा जो है एडमंड स्पेंसर जो है काफी समय तक जो है मिल्टन के मास्टर होते हैं और मिल्टन खुद किसके मास्टर थे? विलियम वर्ड्सवर्थ के। दोनों पॉइंट्स आप तैयार रखना। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉन मिल्टन जो है एक्सट्रीम प्यूरिटन होते हैं और जितने सारे प्यूरिटन होते हैं वो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट होते हैं। और प्रोटेस्टेंट क्या करते हैं? तो वो जो है कैथोलिक चर्च में जितने सारे जो है इल प्रैक्टिसेस होते हैं वो उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यही कारण है कि जॉन मिल्टन जो है अपने एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स में 5 इनकी एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स आएगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। उन्होंने जो है चर्च पर, चर्च में रहने वाले बिशप्स, क्लर्जीमैन पर इन्होंने जम के क्रिटिसाइज किया है। तो ध्यान रखना ये एक प्यूरिटन होते हैं। देखो जॉन मिल्टन जो है सेपरेटिस्ट भी थे। सेपरेटिस्ट आपको ऐसे समझ में आएगा कि जब चार्ल्स फर्स्ट का एक्सक्यूशन होता है तो पूरा इंग्लैंड 2 धड़े में बढ़ जाता है। एक तरफ जो है बहुत सारे लोगों की संख्या होती है जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे, जो रेजिसाइड हुआ था, राजा की हत्या जो हुई थी उसका वो विरोध कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो है बहुत थोड़े लोग थे जो रेजिसाइड को सपोर्ट कर रहे थे और जो रेजिसाइड को सपोर्ट कर रहे थे वो थे प्यूरिटन्स। जॉन मिल्टन भी क्या प्यूरिटन्स थे। तो सेपरेटिस्ट क्या होता है? जब किसी बड़े ग्रुप से कोई छोटा ग्रुप हो जाता है और किसी नोबल कॉज के लिए, अच्छे कॉज के लिए जो है वो लड़ाई लड़ता है और कोई व्यक्ति उस छोटे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो उसको हम सेपरेटिस्ट बोलते हैं। तो जॉन मिल्टन सेपरेटिस्ट थे। कांग्रेगेशनलिस्ट थे।
कांग्रेगेशनलिस्ट मतलब ये धर्म से तो जुड़े हुए थे, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च को वो फॉलो नहीं करते थे। ये प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम वाले चर्च को फॉलो करते थे। प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम वाला जो चर्च होता था, उसमें ये होता था कि वो जो है ऑटोनॉमस चर्च होता है। ऑटोनॉमस का मतलब वो सारी डिसीजन खुद लेता है, वो किसी दूसरे चर्च पर डिपेंड नहीं होता है। तो जॉन मिल्टन जो है कांग्रेगेशनलिस्ट थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किसी भी चर्च के जो है सेट ऑफ बिलीफ से जुड़ करके नहीं रहे। देखो, जॉन मिल्टन के फर्स्ट फेज में 3 पोएम्स लिखे जाते हैं और इस समय जो है जॉन मिल्टन एज ए स्टूडेंट इन सारी पोएम्स को लिखते हैं। तो इसमें जो है 3 पोएम्स आपको याद रखना है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, दूसरा जो है ऑन शेक्सपियर और तीसरा जो है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। अब देखो, तीनों पोएम्स को मैं आपको अच्छे से याद कराऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। इंडियन कल्चर में क्या होता है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो परमात्मा को, भगवान को याद करते हैं, फिर उस काम को स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन ने भी जो है, जब इन्होंने अपना पहला पोएम लिखा तो उन्होंने किसको याद किया? जीसस क्राइस्ट को याद किया। यानी इन्होंने सबसे पहला पोएम किसके लिए लिखा है? जीसस क्राइस्ट के लिए लिखा है। और दूसरा पोएम इन्होंने किसके लिए लिखा है? उस समय के जो सबसे बड़े राइटर थे विलियम शेक्सपियर, उस पर उन्होंने पोएम लिखा। तीसरा पोएम उन्होंने खुद पर लिखा। तो फर्स्ट फेज में जो है इनकी 3 पोएम्स आती हैं और तीनों पोएम्स आपको अच्छे से याद हो गया। पहला जीसस क्राइस्ट को, दूसरा उस समय के जो सबसे बड़े राइटर थे विलियम शेक्सपियर पर, और तीसरा जो है इन्होंने खुद पर पोएम लिखा है। तीनों का डेट भी आपको याद करना बहुत आसान है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इन्होंने कब लिखा था? 1629 में। दूसरा जो पोएम होता है ऑन शेक्सपियर, इन्होंने कब लिखा था? 1630 में। और तीसरा जो पोएम है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये कब लिखा था? 1631 में। देखो, बैक टू बैक ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो डेट भी आपको याद हो गया और तीनों पॉइंट्स भी आपको तैयार हो गए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये जॉन मिल्टन की ओड है, प्रश्न ये पूछा जा चुका है। और ये जो है कब लिखी जाती है? 25 दिसंबर 1629 में लिखी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस पोएम को पब्लिश कब कराया जाता है? तो ध्यान रखना, पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन इन 1645। इसके आगे देखेंगे हम लोग ऑन शेक्सपियर, ये जो है 1630 में आती है और ये जो है 16 लाइन्स की पोएम होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सोनेट नहीं होती है, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिर्फ शेक्सपियर टाइटल से पोएम होता तो ये मैथ्यू और नॉट की पोएम होती, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चंस दाउ आर फ्री। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखो, सिर्फ शेक्सपियर टाइटल से पोएम होती तो वो सोनेट होती, लेकिन ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन की जो है 16 लाइन्स की पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस पोएम को जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया जाता है 1632 में, जब शेक्सपियर के प्लेस की सेकंड फोलियो आती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना। इस पोएम की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। ये भी आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। देखो, सन क्या होता है? सन जो है ह्यूमन लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है। सन यानी इन्फेंट, फिर उसके बाद जो है चाइल्डहुड होता है, फिर मैनहुड होता है, फिर ओल्ड एज आता है। ठीक वैसे ही जो है ये पोएम जो है जॉन मिल्टन के जो है फर्स्ट फेज में लिखी जाती है। अब ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में ये लाइन तो नहीं आ सकती है। ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 में ये लाइन नहीं आ सकती है। ये ऑफ कोर्स किस पोएम में लाइन आएगी? ऑन शेक्सपियर में आएगी। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये 1631 में आती है और ये एक सोनेट है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पोएम पब्लिश होती है 1645 में, फिर सेकंड टाइम ये 1673 में पब्लिश होती है। इस पोएम की जो लाइन है वो आपको ध्यान में रखना है, हाउ सून हैड द टाइम द सटल थिप ऑफ यूथ स्टोल ऑन हिज विंग माय 3 and 20th ईयर। तो देखो, ये लाइन आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। जॉन मिल्टन की पोएम्स के लाइन को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि लाइंस में ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल जाएगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो लाइन है जॉन मिल्टन की कौन से पोएम से ली गई है। जैसा कि इसमें देखो 3 and 20th ईयर, ये क्लू की तरह काम कर रहा है कि ये जो लाइन है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 से ली गई है। देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है कि जॉन मिल्टन जब ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखे थे तो उस समय उनकी एज कितनी थी? तो जॉन मिल्टन की एज उस समय कितनी थी? 21 ईयर्स थी। आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म कब होता है? 1608 में होता है, ठीक है। और ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 इन्होंने कब लिखा था? 23 ईयर्स के जब थे तब लिखा था। तो 1608 में आप 23 जब ऐड करोगे तो 1631 हो जाएगा। यानी ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये कब इन्होंने लिखा था? 1631 में। और इसके एक साल पहले इन्होंने कौन सा लिखा था? ऑन शेक्सपियर लिखा था, यानी 1630 में। और उसके एक साल पहले उन्होंने कौन सा पोएम लिखा था? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यानी 1629 में उन्होंने कौन सा पोएम लिखा था? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जब 1631 में जॉन मिल्टन की एज जो है 23 ईयर्स होती है, तो 1630 में कितनी होगी? 22 हो जाएगी।
और 1629 में एक साल और कम होगी यानी 21 हो जाएगी। तो जॉन मिल्टन की एज कितनी होती है? जब उन्होंने वुड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था तो उस समय उनकी एज थी 21 ईयर्स। तो देखो आप इजिली इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड फेज में जो है जॉन मिल्टन ने 5 पोएम्स लिखा था और इस पीरियड को हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है। देखो आपको 3 डेट तैयार रखनी है, 1632, 1634 और 1637। 1632 में जो है इनकी ट्विंस पोएम आती है एल एलेग्रो और दूसरा आती है एल पेंसेरोसो। ठीक है। 1634 में जो है इनकी अगेन 2 पोएम्स आती है, एक आती है कॉमस और दूसरा आती है आर्काडास। ठीक है। और 1637 में इनकी जो पोएम आती है वो होती है लिसिडास। ये 3 आपको डेट तैयार रखना है और 5 पोएम्स आपको तैयार रखना है। देखो हॉर्टन एक जगह है जहां पे इनके फादर रिटायर होने के बाद आए थे रहने के लिए और जॉन मिल्टन भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 1632 में कंप्लीट करने के बाद ये भी हॉर्टन में आ जाते हैं कुछ समय रहने के लिए। देखो हॉर्टन पीरियड कब से कब तक होता है ये आपको ध्यान में रखना है, 1632 से 1637 और डब्ल्यू जे लॉन्ग जो है 1631 से 1637 देते हैं। बस आपको एक बार सुन लेना है, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत है नहीं। हॉर्टन में जॉन मिल्टन जो है लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन इन सारे जो है लैंग्वेजेस को सीखते हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो है हॉर्टन पोएम में जो है मैंने अभी अभी आपको बताया 5 पोएम्स आता है, एल एलेग्रो और एल पेंसेरासो। ये ट्विंस पोएम है, 1632 में ये लिखी जाती है और 1645 में जो है कलेक्शन ऑफ द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में इसको पब्लिश करवाया जाता है। चूंकि ये म्यूजिकल पोएम होती है और इसका सोर्स जॉन मिल्टन ने कहां से लिया है तो म्यूजिकोलॉजी से लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एल एलेग्रो इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैप्पी मैन, चीयरफुल मैन, कभी कभी जो है ब्लिसफुल मैन भी दे देता है। इसमें जो है जॉन मिल्टन यूफ्रोसिन को जो है कॉल करते हैं, उसका आवाहन करते हैं और मेलंकली को जाने के लिए कहते हैं। समझ में आ गया? तो एल एलेग्रो का मतलब हैप्पी मैन है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां से एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ये लाइन कहां से ली गई है? एल एलेग्रो से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है एल पेंसेरोसो, ये भी इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पेंसिव मैन, थॉटफुल मैन, मेलंकलिक मैन। तो ये जो है प्रश्न पूछा गया है, ये आपको तैयार रखना है। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कॉमस, जिसका सब टाइटल जो है ट्राइम्स ऑफ वर्च्यू है। ये पोएम कब आती है? 1634 में आती है। ये एक मास्क है और ये लुडलो कौशल में जो है अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है और उस अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर का नाम क्या होता है? जॉन एगर्टन होता है। और ये पब्लिश कब होती है? 1634 में होती है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि प्यूरिटन मॉरल जील को एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइंब हायर देन दिस फेरी चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। देखो इस लाइन में जो है वर्च्यू की विशेषता बताई जाती है। वर्च्यू अकेले जो है फ्री होती है और ये तुम्हें सिखा सकती है ऊपर चढ़ना आकाशीय पिंडों से भी ऊपर। ठीक है। और अगर यदि कभी वर्च्यू कमजोर होती है तो हेवन खुद उसके सामने क्या हो जाती है? घुटने टेक देती है। तो ये इस लाइन का मतलब है। कॉमर्स के मेजॉरिटी लाइन में आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा, वर्च्यू। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अर्काडास ये जो है ये भी एक मास्क है, 1634 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेसिडास, यहां से श्योर एंड सर्टेन एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लेसिडास कब आती है? 1637 में। ये एक पास्टोरल एलजी है, मोनोडी है, लास्ट हार्टेड पोएम होती है, एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखी जाती है। ये सारे पॉइंट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और एडवर्ड किंग की डेथ जो है आयरिश सी में डूबने से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिल्टन जो है अपनी पोएट्री पर व्यूज भी जो है लेसिडास में दिए हैं, ये भी आपको तैयार रखना है। और सेम ईयर जो है जॉन मिल्टन की जो मदर होती है सारा जेफरी की भी डेथ होती है कब? 1637 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको तैयार रखने। देखो हॉटन पीरियड 1637 तक होता है। 1638 में जो है ये एक स्मॉल ट्रिप पर जाते हैं, कहाँ? फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड। और वापस कब आते हैं? 1639 में। जब 1639 में वापस आते हैं तो इनको पता चलता है कि इनका जो है चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम क्या था? चार्ल्स डिओडटी, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके डेथ पर इन्होंने एक लैटिन पास्टोरल पोएम लिखा और उस लैटिन पास्टोरल पोएम का नाम क्या है? इपिटेफियम डैमोनिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डिओडटी के डेथ पर लैटिन पास्टोरल पोएम क्या लिखा है? इपिटेफियम डैमोनिस। इपिटेफियम का मतलब होता है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी पीस ऑफ राइटिंग या स्पीच जो किसी के डेथ पर या किसी के रिटायर होने पर लिखी जाती है। तो जॉन मिल्टन ने इपिटेफियम डैमोनिस ये किसके डेथ पर लिखा है? चार्ल्स डिओडटी के। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो देखो डैमोनिस और डिओडटी
दोनों की बिगिनिंग जो है ऑलमोस्ट सेम तरीके से हो रही है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और ये कब आती है पोएम? 1639 में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे थर्ड फेज की। जॉन मिल्टन की थर्ड फेज की बात करेंगे, और ये जो पीरियड होता है वो सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का होता है। और इसमें जॉन मिल्टन ने कुल मिलाकर के 16 प्रोज वर्क्स लिखते हैं, और इसमें इन्होंने बहुत सारे ट्रैक्ट्स लिखे हैं, पम्फलेट्स लिखे हैं, प्रोलेमिक्स लिखे हैं। देखो, ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ कनेक्टेड राइटिंग होता है, ठीक है। और पम्फलेट का मतलब होता है हैंडबुक, बुकलेट, जिसको हम पत्रिका कहते हैं। प्रोलेमिक्स का मतलब होता है आर्गुमेंटेटिव पीस ऑफ राइटिंग, तर्क वितर्क करने वाले लेख को हम प्रोलेमिक्स कहते हैं। तो जॉन मिल्टन के जो है थर्ड फेज में कुल मिला के 16 प्रोज वर्क्स आते हैं, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जॉन मिल्टन के 5 एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स, जो 1640 से लेके 1641 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए प्रीलैटिकल का मतलब क्या होता है। तो प्रीलैटिकल आप समझिए प्रीलेट से, ठीक है। प्रीलेट का मतलब होता है धर्माधिकारी, ठीक है। जो बिशप होते हैं, जो क्लर्जीमैन होते हैं चर्च में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीलेट। तो प्रीलेट से बना है प्रीलैटिकल। तो इन्होंने जो चर्च में जो बिशप्स होते हैं, या जो क्लर्जी मैन होते हैं, या इवन जो चर्च होती है उसमें जो बहुत सारे इल प्रैक्टिसेस होते हैं, उन सब पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है अपने इस 5 एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स में। सबसे पहला इनका जो आता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में जॉन मिल्टन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसमें इन्होंने अटैक किया है इंग्लैंड में जो क्लर्जी होते हैं उनके पॉलिटिकल करप्शन पे इन्होंने अटैक किया है, क्रिटिसाइज किया है। जो दूसरा इनका ट्रैक्ट्स होता है वो होता है प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी। प्रीलैटिकल का मतलब आपको समझ में आ गया। एपिस्कोपेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ चर्च बाय बिशप्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्कोपेसी। इसमें जॉन मिल्टन ने क्या बोला है वो आप समझिए। आप इसको ऐसे समझिए कि इंग्लैंड में दो तरह के चर्च होते हैं, एक तो जो है कैथोलिक चर्च होता है, दूसरा जो है प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले चर्च होते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि जो प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम के अंतर्गत जो चर्च आते हैं वो जो है ऑटोनॉमस होते हैं, वो चर्च जो है सारे डिसीजन खुद ले लेता है। जबकि जो है कैथोलिज्म के अंदर जो चर्च आते हैं वो जो है दूसरे चर्च से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। तो जॉन मिल्टन ने किस तरह के चर्च को जो है सुपीरियरिटी को दिखाया है इसमें, तो इन्होंने प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट की सुपीरियरिटी को दिखाया है। दूसरी बात जो है, इसी ट्रैक में जॉन मिल्टन जो है एक और तर्क देते हैं कि जो है ट्रुथ को जो है सिर्फ स्क्रिप्चर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बाइबल से ही जो है ज्ञान को या ट्रुथ को प्राप्त किया जा सकता है। और वो जो है जॉन मिल्टन जो है किसी भी तरीके के जो है मीडियम को जो है वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं। इसके बीच में बाइबल और इंडिविजुअल रीडर के बीच में अगर कोई भी मीडियम आता है उसको वो विरोध करते हैं, ठीक है। खास करके जो है चर्च के द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो इंटरफियरेंस आता है, जो उसमें जो बाधाएं आती हैं, उसका जो है इस ट्रैक्ट में जॉन मिल्टन ने खुल करके विरोध किया है। नेक्स्ट इनका एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट है एनिमेट वर्जन। एनिमेट वर्जन का मतलब होता है निंदा, क्रिटिसिज्म। और जॉन मिल्टन ने किसको क्रिटिसाइज किया है? बिशप हॉल को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। याद कैसे करेंगे? बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। एनिमेट वर्जन ए से स्टार्ट हो रहा है, और जॉन मिल्टन ने किसको क्रिटिसाइज किया है? तो बी से स्टार्ट होने वाले नेम को, यानी बिशप हॉल को। देखो एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा सेंट थॉमस, सेंट पाउल्स, सेंट जॉन, और उसमें जो है बिशप हॉल भी देगा। तो आप आसानी से जो है बिशप हॉल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट इनका एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट होता है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटरी। इसमें जॉन मिल्टन ने जो है चर्च और स्टेट के सेपरेशन की बात की है। और पांचवा जो इनका एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट होता है वो होता है अपॉलजी फॉर स्मैक्टिमनस। और इसमें जॉन मिल्टन ने जो है पार्लियामेंट को प्रेस किया है। तो देखो जॉन मिल्टन ने 5 एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, जिसमें आपको एनिमेट वर्जन याद रखना है जो इन्होंने बिशप हॉल को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा हुआ है। बाकी जो है पांचों के पांचों एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स के नेम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के मैरिजेस के बारे में। पहली इनकी जो शादी होती है मैरी पावेल से 1642 में, और इनकी डेथ कब हो जाती है? 1652 में। डब्ल्यू जे लॉन्ग ये डेट कौन सा देते हैं? 1643 से 1653, ठीक है। तो ये डेट आपको बस एक बार सुन लेना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जॉन मिल्टन की मैरिज जो है मैरी पावेल से होती है, तो जॉन मिल्टन की एज होती है 34 और मैरी पावेल की एज होती है 17। देखो इन दोनों के एज में इतना बिग डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इन दोनों की आइडियोलॉजी कभी मैच नहीं कर पाती है, और कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ जो है डिस्प्यूट बना रहता है। जॉन मिल्टन की सेकंड मैरिज होती है कैथरीन वुडकॉक से 1656 में, और इनकी डेथ कब हो जाती है? 1658 में। और कैथरीन वुडकॉक के डेथ होने पर जो है इन्होंने एक सोनेट लिखा है ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ। ये एक सोनेट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इस सोनेट से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको याद रखना है। लाइन है, मेथॉड आई सॉ माई लेट एक्सपाउस सेंट brought to me like Alcestis from the grave।
यहाँ पे जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने जो है एक स्पाउस सेंट को देखा है और वो मेरे लिए जो है, अपने वाइफ के लिए कह रहे हैं कि वो मेरे लिए जो है वो लाइक एल्सेस्टिस थी। ठीक है? तो एल्सेस्टिस कौन थी पहले ये आप समझ लीजिए। एल्सेस्टिस जो है वो एक प्रिंसेस थी ग्रीक मिथोलॉजी में, जो अपने हस्बैंड को बहुत लव करती थी। तो जॉन मिल्टन यही कहना चाहते हैं कि जो कैथरीन वुडकॉक थी वो एल्सेस्टिस की तरह थी, जो जॉन मिल्टन को बहुत ही स्नेह प्यार करती थी। समझ में आ गया? जॉन मिल्टन की जो थर्ड मैरिज होती है वो किससे होती है? एलिजाबेथ मिन्सूर के साथ। कब होती है? 1633 में। ये आपको याद रखना है। जॉन मिल्टन के 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट होते हैं और ये चारों जो डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं 1643 से 1645 के बीच में लिखे जाते हैं। देखो होता ये है 1642 में जो है जॉन मिल्टन की मैरिज किसके साथ होती है? मैरी पावेल के साथ। चूंकि एज का बहुत बड़ा गैप होता है जिसकी वजह से इनकी आइडियोलॉजी मिल नहीं पाती है और बहुत ही जल्दी शादी के कुछ ही महीनों के बाद जो है मैरी पावेल इनको छोड़ के चली जाती है और फिर ये चाहते थे डाइवोर्स। जब डाइवोर्स इनको नहीं मिला तो इन्होंने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखा। अब इसको आपको याद करने का मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपको सिर्फ ये कोड 5 टाइम्स बोलना है। डॉक्टर ने डाइवोर्स पर जजमेंट दिया कि इसका कोटा कितना होना चाहिए। डॉक्टर ने डाइवोर्स पर जजमेंट दिया कि इसका कोटा कितना होना चाहिए। देखो डॉक्टर से आपको याद रखना है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। जजमेंट से आपको याद रखना है जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर। कोटा में आपको याद रखना है कोटा से कोलेस्टेरियन और टेट्राकॉर्डन। ठीक है? सीओ से आपको याद रखना है कोलेस्टेरियन और टीए से आपको याद रखना है टेट्राकॉर्डन। ठीक है? तो कोलेस्टेरियन का मतलब होता है रॉड ऑफ पनिशमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जॉन मिल्टन के 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट्स हैं। एटलीस्ट उनके नेम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफ एजुकेशन। ये 1644 में आती है। ये एक प्रोज वर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1644 में जॉन मिल्टन की एक और वर्क आती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो है एरियोपजिट का। और एरियोपजिट का जो है ये कब पब्लिश होती है? 1644 में। ये प्रॉब्लमिक ट्रैक्ट है। प्रॉब्लमिक का मतलब होता है तर्क वितर्क करने वाला लेख। ठीक है? आर्गुमेंटेटिव पीस ऑफ राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लमिकल ट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो ये जो है जॉन मिल्टन ने किसके अपोज के लिए लिखा है? तो ये जॉन मिल्टन ने जो है लाइसेंसिंग एक्ट जो 1643 आती है उसको अपोज करने के लिए लिखा हुआ है। और इसका टाइटल जॉन मिल्टन ने कहां से लिया है ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखो 5th सेंचुरी में जो है एथेनियन जो ऑरेटर होते हैं आइसोक्रेट, उनकी एक स्पीच आती है एरियोपजिटिकॉस। यहीं से जो है जॉन मिल्टन ने एरियोपजिटिका का सोर्स लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप तैयार रखना है। हर बार एग्जाम में जो है एरियोपजिटिका से एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आपसे पूछा जाता है। मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है कि एरियोपजिटिका जो है जॉन मिल्टन ने किसको अपोज करने के लिए लिखा है? तो लाइसेंसिंग एक्ट को अपोज करने के लिए लिखा है। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग बात करेंगे जॉन मिल्टन के पॉलिटिकल प्रॉब्लमिक्स के बारे में। प्रॉब्लमिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया है। इसका मतलब होता है आर्गुमेंटेटिव पीस ऑफ राइटिंग। तर्क वितर्क करने वाला लेख जो होता है उसको हम प्रॉब्लमिक्स बोलते हैं। देखो होता ये है कि 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट को एक्सक्यूट किया जाता है तो पूरा इंग्लैंड जो है 2 धड़े में बढ़ जाता है। एक तो जो है मोनार्की का सपोर्ट करने वाला होता है और दूसरा जो है मोनार्की का अपोज करने वाला होता है। तो सभी लोग जो है इस रेजिसाइड को जो है या तो सपोर्ट कर रहे थे या तो विरोध कर रहे थे। जो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे वो तो रेजिसाइड को सपोर्ट कर रहे थे कि जो राजा की हत्या हुई है वो ठीक हुई है। और जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले थे वो ये कह रहे थे कि जो रेजिसाइड हुआ है वो जो है बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है इंग्लैंड की जनता को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है? तो उसी क्रम में जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लमिक्स लिखे जाते हैं। उन सारे प्रॉब्लमिक्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला जो लिखा जाता है टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट लिखा जाता है। ये लिखा जाता है 1649 में। और यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट जो है जस्टिफाई करते हैं, पार्लियामेंट ने जो है जो चार्ल्स फर्स्ट को एक्सक्यूट किया है उसको ये सपोर्ट करते हैं, उसको वो जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा जो है ये मोनार्की को अपोज करते हैं। जो राजतंत्र होता है उसका ये जॉन मिल्टन विरोध करते हैं और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। और इसी वर्क की वजह से ओलिवर क्रॉमवेल ने जो है जॉन मिल्टन को जो है चीफ सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स भी बनाए थे कॉमनवेल्थ पीरियड में। कब से कब तक? 1649 से 1659। इसके अलावा देखो चार्ल्स फर्स्ट की एक वर्क होती है आइकोन बेसिलाई, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इमेज ऑफ द किंग। और यहाँ पे जो है ये चार्ल्स फर्स्ट ने जो है जब वो जिंदा था तब लिखा था। जब इसका एक्सक्यूशन होता है 1649 में तो इस वर्क को पब्लिश किया जाता है। जब इस वर्क को पब्लिश किया जाता है तो इसमें ये दिखाया जाता है किंग जो है एज अ पायस है, मार्टियर है और केयरिंग टू हिज सब्जेक्ट है। ठीक है? और ये दिखा करके सिर्फ इंग्लैंड की जनता का वो फेवर लेना चाहता था जो
मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग थे। अब उसके बाद जो है जॉन मिल्टन अब इसका विरोध करते हैं। जॉन मिल्टन जो है इसकी अपोजिशन में लिखते हैं आइकोनोक्लास्ट, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इमेज ब्रेकर, और ये भी जो है 1649 में लिखी जाती है। तो जॉन मिल्टन जो है आइकोनोक्लास्ट में जो किंग का इमेज होता है, केरिंग किंग का, वो उसको सैटर कर देते हैं, उसको बिखेर देते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं, और किंग को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, एज अ हिपक्रीट के रूप में, यानी एज अ जो है पाखंडी राजा के रूप में, एक जो है ढोंगी राजा के रूप में वो प्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना आइकोनोक्लास्ट, ये जो है इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, इमेज ब्रेकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे हम लोग डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो, ये फर्स्ट डिफेंस ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड होता है। ये किसके डिफेंस में लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है डिफेंस रेजियो प्रो कार्लो फर्स्ट। और डिफेंसियो रेजियो प्रो कार्लो फर्स्ट ये किसके द्वारा लिखा जाता है, तो डच प्रोफेसर सेल्मेसियस के द्वारा लिखा जाता है। और सेल्मेसियस इस वर्क में डिफेंसियो रेजियो प्रो कार्लो में क्या करता है, वो प्यूरिटन पे अटैक करता है और रेजिसाइड को क्रिटिसाइज करता है। तो इसी के अगेंस्ट में जो है जॉन मिल्टन कौन सा वर्क लिखते हैं, डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो लिखते हैं। फिर इसके बाद जो है जॉन मिल्टन की एक नेक्स्ट वर्क आती है डिफेंसियो सेकुंडा, ये होती है सेकंड डिफेंस ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड, ये 1654 में लिखी जाती है, और ये जो है डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो का सिक्वल पोएम होता है। ये देखो जॉन मिल्टन के पॉलिटिकल प्रॉब्लमिक्स हैं, ये आपको एक से दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एटलीस्ट इनके नेम आपको पता होना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में जॉन मिल्टन ने जो है ट्रेडिशनल बिगिनिंग से लेकर के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक पूरी घटनाओं को कवर किया है, और ये जो बुक होती है 6 पार्ट में आती है। फर्स्ट 4 पार्ट जो है इन्होंने 1649 में लिखा है, ध्यान रखना। फर्स्ट 4 पार्ट जो है जॉन मिल्टन ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का 1649 में लिखा है, और लास्ट जो 2 बुक्स होती है वो 1650 में लिखा है, और फाइनली ये कब पब्लिश होती है, ये पब्लिश होती है 1670 में 6 बुक्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जॉन मिल्टन जो है ग्लाउकोमा की वजह से, ग्लाउकोमा जो है एक आइज डिजीज होती है जिसमें व्यक्ति की धीरे धीरे आईसाइट चली जाती है, तो ग्लाउकोमा की वजह से जॉन मिल्टन जो है 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं। उसमें उनकी एज कितनी होती है, 44। ये दोनों डेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जॉन मिल्टन कौन से ईयर में ब्लाइंड होते हैं और जॉन मिल्टन कितनी एज में ब्लाइंड होते हैं, दोनों से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जॉन मिल्टन जब ब्लाइंड होते हैं उसके बाद इनकी एक बहुत ही मोस्ट सेलिब्रेटेड सोनेट आती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये 1642-53 में लिखी जाती है, और फाइनली 16 ध्यान रखना 1673 में ये पब्लिश होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पेट्रार्कन मॉडल पे लिखी गई सोनेट है। देखो जॉन मिल्टन लास्ट फेज में जो है 3 वर्क्स लिखते हैं, और यहां से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से वो वर्क हैं जल्दी से हम लोग देखेंगे। पहला इनका पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट से आपको ये 4 डेट तैयार रखना है, श्योर है कि आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन कब लिखना स्टार्ट करते हैं, 1658 में, और इसको इन्होंने कंप्लीट कब किया था, 1665 में। फर्स्ट टाइम जो है पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश होती है, 1667 में, और फाइनली जो है पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में कब पब्लिश होती है, 1674 में। ये 4 डेट्स आप तैयार रख लेना, यहां से एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आएंगे। देखो पैराडाइज लॉस्ट जब 1667 में पब्लिश होती है फर्स्ट टाइम, तो ये कितने बुक्स में होती है, 10 बुक्स में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में जो है बुक्स नंबर 7, बुक्स नंबर 9 को जो है स्प्लिट करके, तोड़ करके इसमें 2 और बुक जोड़ दिए जाते हैं, और फाइनली जो है 1674 में जो है कितने बुक्स में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश होती है, 12 बुक्स में। ये आपको ध्यान में रखना है। पैराडाइज लॉस्ट की सबसे जो शॉर्टेस्ट बुक होती है वो होती है बुक नंबर 7, और सबसे लंबी जो बुक है वो है बुक नंबर 9। याद कैसे करेंगे, देखो बुक नंबर 7 और बुक नंबर 9 में 7 जो क्या है, छोटा है, 9 जो है बड़ा है, तो ऑफकोर्स बुक नंबर 7 क्या होगा, शॉर्टेस्ट बुक होगी, और बुक नंबर 9 क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट बुक होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है सैटर्न जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का हीरो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन होता है, एडम होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सैटर्न जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का हीरो होता है, और एडम जो होता है वो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो होता है। ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पैराडाइज लॉस्ट जो है ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है, और ये जो स्टेटमेंट किसने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। इसका थीम जो है पैराडाइज लॉस्ट हो या पैराडाइज रिगेन, दोनों की थीम कहां से ली गई है, बाइबल से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, ये जो है
एपिक ट्रेडिशन को फॉलो करती है और ये मीडिया रेस से स्टार्ट होती है, बीच से स्टार्ट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मीडिया रेस का मतलब मिडिल ऑफ द थिंग्स। देखो पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट किस पब्लिशर ने पब्लिश किया था, तो साइमन सिमंस ने। इसके अलावा जो है पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग 16 लाइंस होती है वो जो है सिर्फ वन सेंटेंस होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो सैटर्न है जब पैराडाइज में था तो उसका नाम क्या था, लूसीफर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सैटर्न की तुलना किससे किया गया है, लेवियाथन से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। लेवियाथन का मतलब होता है सी मॉन्स्टर, ठीक है। सेकंड इन कमांड या नेक्स्ट टू सैटर्न किसको बोला गया है, बेल्जेबब को, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है बेलियल, जो ये फॉलन एंजल्स के लास्ट लाइन में आता है और ये किससे एसोसिएटेड होता है, लस्ट और वायलेंस से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका रेन कहाँ होता है, कोर्ट्स और पैलेसेस में, इसीलिए कोर्टियर पोएट्स को क्या बोला जाता है, सन्स ऑफ बेलियल्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है मैमथ। मैमथ एक डेविल होता है और ये जो है जाना जाता है एपिटमी ऑफ वेल्थ के लिए, ठीक है। एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। याद कैसे करेंगे, देखो दोनों के लास्ट में टीएच आ रहा है तो आप इजिली इसको एसोसिएट कर लेंगे। मैमथ का संबंध किससे होता है, वेल्थ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्सीबर की। मल्सीबर जो है क्या करता है, हेल में जो है सैटन्स की जो है रेजिडेंस पेंडेमोनियम को बनाता है। समझ में आ गया, ये एक आर्किटेक्ट होता है, मल्सीबर बनाने वाला होता है यानी आर्किटेक्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोलोच ये जो है एक मर्डरस डेविल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉफिल की। रॉफिल जो है वन ऑफ द आर्केंजल्स होता है हेवन में। आर्केंजल्स किसको कहते हैं, आर्केंजल्स जो है जो एंजल्स होते हैं उनमें जो सबसे सुपीरियर एंजल्स होता है उसको हम आर्केंजल्स कहते हैं। तो ये जो है गॉड के जो है वन ऑफ द आर्केंजल्स होते हैं और इनका काम ये होता है कि गॉड से जो है जो भी मैसेज होते हैं वो मैसेज लाने का काम करते हैं। और रॉफेल ने ही जो है एडम और यू को जो है सैटर्न के प्लॉट के बारे में बताते हैं और रॉफेल ही जो है एडम और यू को जो है फॉलन एंजल की स्टोरी भी बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकल की। माइकल जो होते हैं चीफ ऑफ द आर्केंजल्स होते हैं, पहली बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो हेवन में जो है एंजेलिक फोर्स और सैटर्न के बीच में जो वॉर होती है उसमें जो है एंजेलिक फोर्स को कौन लीड करता है, तो वो माइकल ही करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है यूरियल और एब्डियल ये दोनों के दोनों एंजल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट से इंपॉर्टेंट लाइंस की। देखो पैराडाइज लॉस्ट की जो लाइंस होते हैं ना उसमें आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। लाइन है पहले देखो, of man's first disobedience and the fruit of that forbidden trees whose moral taste brought death into the world and all our woe। दूसरी जो लाइन है who overcomes by force hath overcome but half his foe। जो ताकत से अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है वो छुटकारा तो पाता है लेकिन हाफ यानी आधा ही पाता है। नेक्स्ट है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। नेक्स्ट लाइन है to be weak is miserable, doing and suffering. To reign is worth ambition, though in hell, better to reign in hell than serve in heaven। Next line है for this infernal fit shall never hold celestial spirits of bondage। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि सैटर्न ये कह रहा है कि जो इस नर्क में जो है सेलेस्टियल यानी जो है गॉडली या हेवनली जो बंधन है, बॉन्डेज है, वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट लाइन है let none admire that riches grow in hell, that soil may best deserve the precious pain। नेक्स्ट लाइन है फॉर सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी। एकांत कभी कभी जो है एक अच्छा समाज होता है। ये भी लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 9 से ली गई है। बियोल्फ जो है फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक होती है और इसके राइटर अननोन है। और दूसरी जो है इंग्लिश एपिक कौन सी होती है, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, जिसको अभी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराडाइज रेगेन और सैमसन एग्निस की। ये दोनों पोएम 1671 में आती है। पैराडाइज रेगेन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि पैराडाइज रेगेन किसके सजेशन पे लिखी जाती है, तो ध्यान रखना थॉमस इलवुड के सजेशन पे पैराडाइज रेगेन लिखा जाता है। ये 4 बुक्स में लिखी गई पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पैराडाइज रेगेन मिल्टन की फेवरेट बुक होती है, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेशक पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रेगेंट से सुपीरियर बुक होती है, लेकिन जॉन मिल्टन के लिए जो है पैराडाइज रेगेंट जो है उनकी फेवरेट बुक होती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
पैराडाइज रेगन के लिए जो है नॉर्थरोप फायर ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि पोएटिक एक्सक्यूशन में जो है पैराडाइज रेगन जो है प्रैक्टिकली सुई जनरिस है। सुई जनरिस का मतलब यूनिक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। पैराडाइज रेगन की थीम्स भी आपको तैयार रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला थीम है सैटन्स टेम्पटेशन टू क्राइस्ट इन द वाइल्डरनेस। इससे क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया है। पैराडाइज रेगन की दूसरी जो थीम होती है वो होती है हाउ द सन ऑफ गॉड केम टू रिडीम मैनकाइंड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज अर्ली सिन। ठीक है, तो किस तरह से गॉड के सन यानी जीसस क्राइस्ट आकर के जो है मैनकाइंड को जो है उसके पहले के किए गए जो है कॉन्सिक्वेंसेस, पहले के जो किए गए पाप के जो है परिणामों से उसको कैसे छुड़ाते हैं, ये भी जो है पैराडाइज रेगन का थीम है। तो दोनों थीम आपको याद रखना है, सैटन्स टेम्पटेशन टू द क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस और हाउ द सन ऑफ गॉड केम टू रिडीम मैनकाइंड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज अर्लियर सिन, ये भी आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैमसन एग्निस्ट की। देखो सैमसन एग्निस्ट ये एक वर्स ट्रेजेडी है, क्लोजेड ड्रामा है, वर्स प्ले है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सैमसन एग्निस्ट में यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन को फॉलो किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस प्ले में यानी सैमसन एग्निस्ट में जो है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव भी मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सैमसन एग्निस्ट आपको अच्छे से पता ही है। उसके अलावा जो है डेलिला, यहाँ पे जो डेलिला होगा ये जो है सैमसन की टेम्पट्रेस होती है, प्रलोभन देने वाली होती है। हार्फा जो है एक स्टालवर्ट फिलिस्तीन वॉरियर होता है। स्टालवर्ट का मतलब जो लॉयल होता है, जो कट्टर समर्थक होता है, जो वफादार होता है, उसको हम स्टालवर्ट कहते हैं। तो हार्फा जो है एक स्टालवर्ट फिलिस्तीन वॉरियर होता है। मैनवा सैमसन का फादर होता है। इसके अलावा देखो जो सैमसन की स्टोरी होती है वो जो है मिल्टन की लाइफ से काफी कुछ मिलती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो है सैमसन एग्निस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जाती हैं। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, इजिली आप पहचान लेंगे। एंड द काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट, ये दोनों लाइन कहाँ से ली गई हैं, सैमसन एग्निस्ट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन मिल्टन ने कुल मिला के 24 सॉनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 18 सॉनेट इन्होंने इंग्लिश में लिखा है और 6 सॉनेट इन्होंने लैटिन में लिखा है। कहीं कहीं आपको जो है 19 सॉनेट इंग्लिश में मिलेगा और 5 सॉनेट लैटिन में मिलेगा, लेकिन इन्होंने कुल मिलाकर कितने सॉनेट लिखे हैं, 24 सॉनेट्स लिखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सॉनेट्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो जॉन मिल्टन की जितनी भी सॉनेट हैं वो पेट्रार्कल मॉडल में लिखे गए हैं। पेट्रार्कल मॉडल में जब सॉनेट लिखी जाती है तो ऑक्टेव और सेस्टेट के फॉर्म में लिखी जाती है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन होती है। देखो जॉन मिल्टन की सबसे सेलिब्रेटेड सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 1652-53 में लिखी जाती है। पब्लिश कब होती है, 1673 में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लाइन से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एक बार मैं लाइंस पढ़ दे रहा हूँ। हु बेस्ट बेयर हिज पाइल यो, दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed and post over the land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। इनकी नेक्स्ट जो सोनेट है ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो है टू द नाइटिंगेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सोनेट है। देखो ये सोनेट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। सोनेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टाइटल बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो टू द नाइटिंगेल और नाइटिंगेल और ओड टू द नाइटिंगेल, ये 3 अलग अलग पोएम्स हैं और 3 अलग अलग पोएम्स अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी जाती है। टू द नाइटिंगेल ये जो है एक सोनेट है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी जाती है। सिर्फ नाइटिंगेल टाइटल से पोएम किसने लिखा है, रॉबर्ट ब्रिज ने, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ओड टू द नाइटिंगेल ये जो ओड है और ये किसके द्वारा लिखा जाता है, जॉन कीट्स के द्वारा। तो ध्यान रखना, टू द नाइटिंगेल ये सोनेट है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। नाइटिंगेल ये एक पोएम है, रॉबर्ट ब्रिज के द्वारा लिखी जाती है। ओ टू द नाइटिंगेल ये किसके द्वारा लिखी जाती है, जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट है ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये जो भी सोनेट जो है किसके द्वारा लिखी जाती है, जॉन मिल्टन के द्वारा। इस पे भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आपको फिर याद रखना है व्हेन द सार्ड वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई सोनेट है। नेक्स्ट सोनेट है ऑन द लेट मैस्कर इन पीडमॉन्ट, इसके अलावा आपको याद रखना है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। तो देखो जॉन क्रॉमवेल आपको याद आ रहा है, ओलिवर क्रॉमवेल जिसने इनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज बनाते हैं। तो फिर जॉन मिल्टन ने इनके लिए एक सोनेट भी लिखा है और उस सोनेट का जो टाइटल है वो क्या है, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। इसके अलावा इनकी जो नेक्स्ट सोनेट है वो है टू द वर्चुअस लेडी। देखो ये सारे सोनेट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इन सोनेट से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि इसमें आप बताइए कौन सा सोनेट है या कौन सा सोनेट नहीं है। तो आपको अगर इन सारे सोनेट्स के बारे में पता रहेगा तभी इस तरह के प्रश्न को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो जॉन मिल्टन के बारे में कौन से राइटर ने क्या स्टेटमेंट दिया है, यहां से भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो लाइन है,
द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये स्टेटमेंट खुद जॉन मिल्टन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ पल्पिट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पल्पिट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेज जहां पे प्रीचिंग दिया जाए, उसको हम पल्पिट कहते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है, हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स ऑल आउट एंड एंशिएंट टू, ये स्टेटमेंट जॉन ड्राइटन के द्वारा बोली जाती है। और ये स्टेटमेंट तब बोली जाती है जब जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश होता है, ठीक है। और तब फिर ये जॉन ड्राइटन ने स्टेटमेंट दिया है कि इस मैन ने, इस आदमी ने, इस पोएट ने जो है हम सबको पीछे छोड़ दिया है, और एंशिएंट राइटर को भी। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? जॉन ड्राइटन के द्वारा बोला गया है। और किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। नेक्स्ट लाइन है मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? तो द लाइफ ऑफ मिल्टन में डॉक्टर जॉनसन ने ये स्टेटमेंट दिया है। डॉक्टर जॉनसन जो है जॉन मिल्टन से कहीं ना कहीं जेलसी रखते थे। आप इनके कई स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर जॉनसन ने जो है जॉन मिल्टन के लिए जो है अच्छे स्टेटमेंट का यूज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन है हु हैज डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल, ये स्टेटमेंट लैमरटाइन ने बोला है। इसको आपको याद कैसे करेंगे? तो देखो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। जो भी व्यक्ति लैमर होता है, ठीक है, जो लेजी व्यक्ति होता है, वो आसानी से क्या हो जाता है, जहां भी देखो वो लेट जाता है, सो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है फॉलिंग asleep जब भी आएगा तो आप उसको एसोसिएट करेंगे लैमरटाइन से। नेक्स्ट आपको बताना है ग्रेट प्लेग जो है इंग्लैंड में कब अकर्ड होता है, कब घटित होता है? तो 1665 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि मिल्टन के लिए स्टेटमेंट किसने बोला है? द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये स्टेटमेंट अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने बोला है जॉन मिल्टन के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन वॉज पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, ये स्टेटमेंट जॉन बैली ने बोला है। आपको बताना है नो सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, ये स्टेटमेंट थॉमस ग्रे ने जो है अपने पोएम प्रोग्रेस ऑफ पोएसी में जॉन मिल्टन के लिए बोला है। और इस लाइन का मतलब ये है कि कोई दूसरा नहीं है जो इतनी ऊंचाई, इतनी जो है सबलाइन मतलब उत्कृष्टता पर पहुंचा हो जितने की आप जॉन मिल्टन के लिए कह रहे हैं। और आप तो जो है सेराफ विंग्स पे बैठ करके, सेराफ का मतलब होता है देवदूत, उसके पंखों पर बैठ करके आप तो एक्सटेसी को प्राप्त कर लिए हैं। एक्सटेसी का मतलब ब्लिस को प्राप्त कर लिए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? ये स्टेटमेंट थॉमस ग्रे ने किसके लिए बोला है? जॉन मिल्टन के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना है मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल, ये स्टेटमेंट किसने बोला है? तो प्रोफेसर डॉब्सन ने बोला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ मिल्टन वाज प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन प्यूरिटन, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है हचिंसन के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लाइन है मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये स्टेटमेंट विलियम ब्लेक के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि किसने बोला है मिल्टन के स्टाइल को सैटिन ब्रॉकेट स्टिफ विद गोल्ड। सैटिन ब्रॉकेट, सैटिन का मतलब होता है मुलायम मोटे कपड़े को कहते हैं, और ब्रॉकेट का मतलब होता है जब उस पे सोने या चांदी की कढ़ाई की जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट, ठीक है, मिल्टन की स्टाइल के लिए किसने बोला है? तो रैले ने बोला है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स, इफ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी दे वुड नॉट बी एटम एंड यू, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? तो टीएस इलियट के द्वारा। देखो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना ये एक लैटिन वर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो इंग्लिश में मतलब होगा वो होगा ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, ये ध्यान रखना, एक थियोलॉजिकल ट्रीटीज है। दूसरी बात आपको याद रखना है, और ये एक इटालियन मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये जो है 1823 में इसको फाइंड आउट किया गया था, और 1825 में इसको पब्लिश कराया गया था। तो ध्यान रखना डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेन, यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको याद कैसे करेंगे? बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर क्रिस्टिना के पास जाएंगे, ठीक है, अगर आप डॉक्टर क्रिस्टिना के पास जाएंगे तो आपका जो स्वास्थ्य होगा वो जल्दी से रिगेन होगा। बात समझ में आ गया? जब आप डॉक्टर क्रिस्टिना के पास जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य जल्दी रिगेन होगा। इस तरह से आपको एसोसिएट करना है, ये आपको फिर नहीं भूलेगा। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेन। देखो इस तरह से जॉन मिल्टन से पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। 2 से 3 बार इसको आपको रिवाइज करना है। इसके बाद जो है जॉन मिल्टन से एग्जाम में पूछे जाने वाले हर तरह के प्रश्न को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।